अस्सलामुअलैकुम। अब देखिए, इस वीडियो से हम लोग अपना आगे का काम स्टार्ट करें। हमने अभी तक क्या किया है, हमने अभी तक यही किया है कि भाई बीजेटी होता है ना, तो उसमें जो डीसी सोर्सेज लगी हुई होती हैं जब किसी भी सर्किट में, तो उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अभी तक हमने एसी की कोई बात नहीं की, तो अब हम इस वीडियो से एसी वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखिए, जब भी आपके पास एसी सोर्सेज लगी हुई होंगी अपने क्वेश्चन में, तो वो सिंपल तरीके से सॉल्व नहीं होगा। आपको जो भी फाइंड करने को दिया जाएगा तो उसके कुछ स्टेप्स हुआ करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे वो स्टेप्स लिख दिए, इसकी समरी हम एक दफ़ा देखेंगे कि क्या मतलब कि क्या क्या हमें करना है, और फिर आगे देख लेंगे कि वो चीज़ें होंगी किस तरीके से। ठीक है, अब देखिए, अभी हेडिंग को छोड़ दें, उसकी फिक्र नहीं करें। अभी सबसे पहला स्टेप देखें। जब भी आपके पास ऐसा सर्किट गिवन हो जिसमें एसी डीसी सारी सोर्सेज लगी हुई है, ठीक है, आपने पहला काम क्या करना है, डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट्स निकालने होंगे उस ट्रांजिस्टर के, बीजेटी के। ठीक है, डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट्स का क्या मतलब है, मतलब ये है कि वो जो सर्किट होगा ना आपके पास, उसमें सिर्फ डीसी सोर्सेज रह जाएंगी और वो आपके पास वैसा ही सर्किट बन जाएगा जैसे आप अभी तक सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, और वो आपको सॉल्व करना आता है। मतलब पहला स्टेप आपको आता है पहले से। ठीक है, अभी हम देख लेंगे। दूसरी चीज़ क्या होगी कि आपने स्मॉल सिग्नल मॉडल जो है उसके पैरामीटर्स को कैलकुलेट करना है। अब स्मॉल सिग्नल मॉडल होता क्या है वो अभी हम देख लेंगे, अभी हमें ये चीज़ कुछ नहीं पता। ठीक है, मतलब कि आपने यहाँ पे 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी होगी, GM, आर पाई और RE। फॉर्मूलाज अभी हम देख लेते हैं क्या है आगे क्या नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग सिर्फ समरी देख रहे हैं। तीसरी चीज़ क्या होगी, तीसरी आप लोगों ने क्या करना है, AC मॉडल बनाना है। ठीक है, तीसरा स्टेप ये होगा कि आप लोग फर्स्ट स्टेप में ही डीसी एनालिसिस कर चुके हैं, अब हम एसी एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। तो तीसरे स्टेप में हमें एसी मॉडल बनाना होगा। चौथे स्टेप में हमें स्मॉल सिग्नल मॉडल बनाना होगा। 2 तरीके के स्मॉल सिग्नल मॉडल हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक है हाइब्रिड, एक है पाई टी। ठीक है, हाइब्रिड पाई और एक है टी मॉडल। 5वां स्टेप ये होगा कि आपको सवाल में जो चीज़ें गिवन हैं, या तो आपको कह सकते हैं वोल्टेज गेन निकालो, इनपुट रेजिस्टेंस निकालो, आउटपुट रेजिस्टेंस निकालो। ठीक है, सवाल सॉल्व करेंगे, हमें पता चलेगा ये चीज़ें क्या हैं, तो ये चीज़ें जो आपको फाइंड करने को दी जाएंगी आप वो फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब ये होगा किस तरीके से, अब हम वो देख लेते हैं। अच्छा भाई देखें, आपका जो पहला स्टेप हुआ करेगा, आपके पास जो भी सर्किट मौजूद है ना, आपको उसके डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट्स निकालने हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, आप अपने जहन में अभी से रख लें। वो एक काम क्या है, जितने भी कैपेसिटर्स लगे हुए ना सर्किट में, कैपेसिटर्स, उनको ओपन कर दें। जैसे ही आप उनको ओपन कर देंगे ना, तो आपको ये पता चलेगा कि आपका सर्किट पुराना वाला ही बन गया जैसे अभी तक आप सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अभी ज़्यादा अच्छे से आपको जब भी समझ आएगा जब करेंगे, मगर अभी के लिए आपको इतनी चीज़ ध्यान में रखनी, करना कैसे है। दूसरी चीज़ क्या होगी, दूसरी चीज़ ये है कि आपको ये 3 फार्मूलाज का इस्तेमाल करना है। जी क्या होती है, जी होती है कंडक्टेंस और ये होती है कलेक्टर पर। ठीक है, हमेशा याद रखें। आर पाई क्या होती है, आर पाई होती है रेजिस्टेंस और ये होती है बेस पर। आर ई क्या होती है, आर ई होती है रेजिस्टेंस और ये होती है इमिटर पर। ठीक है, अब देखें, अभी तक हमें कंडक्टेंस रेजिस्टेंस हमें इतना पता है कि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, और V इक्वल्स टू आई आर से हम लोगों को रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी पता है जो कि होता है V/I। ठीक है, तो देखिए, आर पाई जो है वो हमें पता चला वो बेस पर है। अब ये मॉडल्स में हमें दिखेगी कि ये बेस पर है, ये कंडक्टेंस कहाँ पर है, तो ये आपको मॉडल याद होंगे तो आपको उसमें से पता चल जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, सिंपल V/I का फॉर्मूला होता है। V तीनों में ना VT है, थर्मल वोल्टेज ही रहेगा, सिर्फ करंट चेंज होगा। तो आपको, आप मॉडल देखेंगे, आपको पता चल गया भाई ये जो कंडक्टेंस है ये तो कलेक्टर पर होती है, इसलिए IC ओवर का VT। कंडक्टेंस उल्टा होती है ना रेजिस्टेंस का, तो I/V होता है कंडक्टेंस का फॉर्मूला। ठीक है, और क्योंकि ये कलेक्टर पर है तो IC/VT। आर पाई जो है वो बेस पर है तो VT/IB। करंट कौन सा आ जाएगा, बेस करंट, क्योंकि रेजिस्टेंस बेस पर है। ठीक है, और RE आपके पास इमिटर की रेजिस्टेंस है तो ये हो जाएगा VT/IE। ठीक है, इमिटर का करंट, सही है। अब ये बेस पर है, रेजिस्टेंस जो है इमिटर पर है, ये सब कहाँ पर है भाई, ये मॉडल से आपको पता चल जाएगा, मॉडल में आपको ये चीज़ें दिख जाएंगी। ठीक है, अभी तक आपको अगर कुछ भी नहीं समझ आया तो कोई मसले की बात नहीं है, करेंगे तो समझ आ जाएगा। मैं एक बेसिक पहले ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि आपको पहले से पता हो कि काम हम लोग करने क्या वाले हैं। तीसरी चीज़ क्या है भाई, तीसरी चीज़ आपने एसी मॉडल बनाना है। जैसे डीसी के लिए मैंने आपको बताया कि कैपेसिटर को ओपन कर दें। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ एसी के लिए आपने क्या काम करना है। एसी के लिए आपको खुद भी लॉजिकल एक बात पता है कि डीसी सोर्सेज आपने सारी हटा देनी है। ठीक है, डीसी सोर्सेज आप लोग सारी हटा देंगे। कैसे हटाते हैं भाई, करंट सोर्स ओपन कर लेंगे और वोल्टेज सोर्स शॉर्ट कर लेंगे। तीसरा काम आपने कैपेसिटर के साथ करना है। डीसी में आप लोग कैपेसिटर को ओपन करते हैं, एसी में हम लोग कैपेसिटर को शॉर्ट करते हैं।
ये 3 काम करेंगे आप तीसरे स्टेप के लिए, तो आपके पास एसी मॉडल बन के आ जाएगा उस सर्किट का। ठीक है, एसी मॉडल बनाने के बाद आपको चौथा स्टेप करना है। चौथा स्टेप क्या है कि भाई जब आपके पास एसी मॉडल बन के आ जाए ना, तो उस एसी मॉडल की हेल्प से हम लोग बनाते हैं स्मॉल सिग्नल मॉडल। हमारे पास 2 तरीके के स्मॉल सिग्नल मॉडल होते हैं, एक होता है हाइब्रिड पाई मॉडल और एक होता है टी मॉडल। उसके बाद 5वां स्टेप तो हमने सिर्फ चीज़ें फाइंड करनी है, मगर हमें सबसे पहले ये हाइब्रिड पाई और टी मॉडल पढ़ने हैं कि ये किस तरीके के होते हैं, उसके बाद हम काम स्टार्ट करेंगे। तो अब हम वो देख लेते हैं। अच्छा भाई देखें, अब जो है ना, ये हमारे पास हाइब्रिड पाई मॉडल है और टी मॉडल है। अगर आप गौर से देखें तो हाइब्रिड पाई मॉडल में हमारे पास 2 सर्किट्स बने हुए हैं, एक हमारे पास वोल्टेज कंट्रोल सोर्स है और एक करंट कंट्रोल सोर्स है। दोनों में फ़र्क ही सोर्स का है बस। एक के ऊपर जो करंट सोर्स है ना, उसमें GMVBE लिखा हुआ है, और जो दूसरा करंट कंट्रोल वाली जो सोर्स है उसमें बीटा IB लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। अगर आपके पास बीटा की वैल्यू और बेस करंट की वैल्यू मौजूद है तो आप करंट कंट्रोल वाला सर्किट बना लें। अगर आपके पास GM और VB मौजूद है, वैसे GM तो आप निकाल लेंगे, ठीक है, हमेशा ही निकालेंगे। VB अगर आपके पास मौजूद है तो आप वो वाला सर्किट यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरीके से टी मॉडल में भी सिर्फ करंट सोर्स का ही फ़र्क है। करंट सोर्स के ऊपर 2 अलग अलग क्वान्टिटीज़ लिखी हुई हैं। ठीक है, वोल्टेज कंट्रोल सोर्स क्यों है पहली वाली, क्योंकि देखिए करंट सोर्स जो है वो VBE के ऊपर डिपेंड कर रही है, वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी वाली करंट कंट्रोल सोर्स क्यों, वो IB के ऊपर डिपेंड कर रही है, बेस के ऊपर। अब अगर हम मॉडल को थोड़ा सा समझें तो बेस हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे बनी हुई है। हाइब्रिड पाई मॉडल की वोल्टेज कंट्रोल सोर्स वाला देखें, ठीक है, बेस हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर है। हम NPN ट्रांजिस्टर्स देखेंगे। ठीक है, ये जो हम AC वाले क्वेश्चंस करें ना, इसमें PNP नहीं देखेंगे और PNP आएगा भी नहीं पेपर में। ठीक है, तो आप भी NPN ही करें बस। NPN देखेंगे तो NPN में हमें पता है कि इमिटर करंट निकल रहा होता है और बेस करंट और कलेक्टर करंट अंदर की तरफ जा रहे होते हैं। ठीक है, अगर हमने सिंपल क्वेश्चंस देखे थे तो बेस करंट अंदर की तरफ जा रहे हैं, देखें, ठीक है, और कलेक्टर करंट भी अंदर की तरफ जा रहा है, और देखिए नीचे से इमिटर करंट निकल रहा है। ठीक है, हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि R पाई बेस की रेजिस्टेंस है, तो ये हमें कहाँ से पता चला था, ये देखिए हाइब्रिड पाई मॉडल से ही पता चला था। देखिए R पाई यहाँ पे बना हुआ है, बेस के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, और उसके ऊपर जो वोल्टेज होता है वो VBE होता है। इसी तरीके से कलेक्टर पर हमारे पास करंट सोर्स बनी हुई है और IC बराबर होता है GMVBE के। ठीक है, और ये मॉडल आपने सिर्फ अपने जहन में रखना है। बनाएंगे किस तरीके से क्या होगा अभी उसको छोड़ दें, यूज़ भी किस तरीके से करेंगे वो भी छोड़ दें। ठीक है, इसी तरीके से करंट कंट्रोल सोर्स वाले में सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है DC एनालिसिस के अंदर ही कि IC बराबर होता है बीटा IB के। तो करंट सोर्स के ऊपर इसी तरीके से डिपेंड कर सकता है कि IC का जो करंट है ना, जो जा रहा है करंट सोर्स का करंट, और IC बराबर है ना, तो IC बराबर है बीटा IB के। ठीक है, तो ये चीज़ एक चीज़ ध्यान में रखें। बाकी टी मॉडल भी देखें, टी मॉडल का स्ट्रक्चर आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पर भी हमने वही चीज़ करी है, NPN ट्रांजिस्टर्स पढ़ने वाले, तो IE की डायरेक्शन बाहर की तरफ बनाई है, IC अंदर की तरफ जा रहा है और IB भी अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, एक में हमारे पास IC जो है वो GMVBE के बराबर है, दूसरे में IC अल्फ़ा IE के बराबर है। ये फॉर्मूला भी हम लोग DC एनालिसिस में पढ़ चुके हैं, अल्फ़ा IE वाला। ठीक है, और क्योंकि ये हमारे पास जो है ना इमिटर पर RE जो है वो लिखी हुई है रेजिस्टेंस, तो अभी हमने देखा था कि RE जो है वो इमिटर की रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे 3 पैरामीटर्स हमें डिफरेंट दिख रहे हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो कौन कौन से, एक हमें दिख रहा है यहाँ पे GM। ठीक है, मतलब कि GM हमें सवाल में गिवन नहीं होगा, ये चीज़ हमें खुद से निकालनी पड़ेगी। और GM क्योंकि कलेक्टर के ऊपर है, देखिए कलेक्टर और इमिटर के बीच वाली चीज़ है ना, कलेक्टर के ऊपर है वो जो GM है हाइब्रिड पाई मॉडल में अगर आप देखें तो इसलिए कंडक्टेंस हमें वैसे ही पता है फॉर्मूले से, ओम्स लॉ से, कि I/V के बराबर होती है। और क्योंकि वो कलेक्टर के ऊपर है तो IC/VT के, तीनों पैरामीटर्स में थर्मल वोल्टेज ही होता है। ये फॉर्मूला याद करने का तरीका बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, IC/VT जाएगा सिंपल। इसी तरीके से अगर आप देखें तो दूसरा पैरामीटर है R पाई भी हमें सवाल में गिवन नहीं होगा, नई चीज़ हमें दिख रही है। ये कलेक्टर इमिटर इन सबसे तो जो है ना मतलब रिलेटेड नहीं है, पहले नहीं पढ़ी हमने। ठीक है, मगर हमें हाइब्रिड पाई मॉडल में दिख रहा है कि R पाई जो है वो बेस के ऊपर बनी हुई है। तो R पाई कैसे निकालेंगे, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है V/I। ठीक है, तो ये हो जाएगा VT ओवर का I कौन सा, IB, क्योंकि बेस के ऊपर है ये। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम देखें तो RE इमिटर के ऊपर रेजिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा VT ओवर का IE। ठीक है, अच्छा भाई देखिए, अब हमने ना ये मॉडल्स पढ़ लिए हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी सवाल जब हमें गिवन है तो हम लोग कौन से मॉडल से उसको सॉल्व करें। ठीक है, तो
आपको ये चीज़ ऐसे डिसाइड करनी है कि जब आपके इमिटर के ऊपर रेजिस्टेंस लगी हुई होगी तो आपने टी मॉडल का इस्तेमाल करना है, और जब आपके इमिटर के ऊपर रेजिस्टेंस नहीं लगी हुई तो आपने हाइब्रिड पाई मॉडल का इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये चीज़ आपकी ईज़ के लिए बताइए, मतलब कि ये चीज़ ईजी रहती है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ही करें, आप किसी भी कोई भी क्वेश्चन को किसी भी मॉडल से सॉल्व कर सकते हैं, मगर ये चीज़ एक ईजी मेथड होता है। ठीक है, एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि पांचवा जो स्टेप था उसमें आपने अभी देखा इनपुट रेजिस्टेंस आपको निकालने को कह सकते हैं, आउटपुट रेजिस्टेंस निकालने को कह सकते हैं, तो इन चीज़ों का जिक्र अभी आया नहीं है, तो वो आगे आएगा, उसकी टेंशन आप नहीं लें। अब हम काम किस तरीके से करेंगे पहले वो समझ लें। काम हम इस तरीके से करेंगे कि हमारे पास जो सर्किट होते हैं ना वो 3 तरीके के होते हैं। एक होता है कॉमन इमिटर, एक होता है कॉमन बेस, एक होता है कॉमन कलेक्टर। अगर आप इन तीनों में से एक भी समझ लेंगे तो आपको बाकी के 2 खुद से समझ आ जाएंगे, उनकी डेरिवेशन फॉर्मूलाज निकालना खुद से आ जाएगा, सवाल सॉल्व करने को आएगा, तो आपको उसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, अब कॉमन इमिटर हम लोग करेंगे अपनी थ्योरी के अंदर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बाद आपको सारी चीज़ें खुद से समझ आने शुरू हो जाएंगी, डेरिवेशंस किस तरीके से करनी है। ठीक है, अच्छा ये चीज़ हो गई। कॉमन इमिटर में हमारे पास 2 तरीके के सर्किट्स होंगे। एक वो सर्किट होगा कि जिसमें कॉमन इमिटर के ऊपर रेजिस्टेंस नहीं लगी हुई होगी, और एक वो सर्किट होगा जिसमें कॉमन इमिटर के ऊपर रेजिस्टेंस लगी हुई होगी। तो हम इस वीडियो के अंदर वो सर्किट करने वाले हैं जिसमें कॉमन इमिटर के ऊपर रेजिस्टेंस नहीं लगी हुई। पहले हम लोग डेरिवेशन करेंगे कि आर इन कैसे निकाला जाता है, आर आउट कैसे निकाला जाता है, वोल्टेज गेन कैसे निकाला जाता है, एक सवाल को सॉल्व किस तरीके से करना है। फिर हम उसके बाद इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे, ताकि उन फॉर्मूलाज को हमें सॉल्व करना है। पेपर में आपने कैसे करना होगा, पेपर में आपने दोनों काम करने हैं, उसी वक्त ड्राइव भी करके दिखाना है 2-3 लाइनों में कि भाई ये फॉर्मूला निकला कैसे, क्योंकि हर सर्किट अलग अलग होता है। ठीक है, और फिर आपको उसका वैल्यू भी निकालनी है। तो अब हम इसकी डेरिवेशन करेंगे सबसे पहले। अच्छा भाई देखिए, अब हम कॉमन इमिटर की डेरिवेशन जो है वो करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कॉमन इमिटर का बेसिक सर्किट बना रही हूँ कि कॉमन इमिटर होता क्या है। नाम से ही जाहिर है कि कॉमन इमिटर, तो इमिटर को हमने कॉमन करना है, मतलब कि ग्राउंड करना है। हम लोग इनपुट देते हैं हमारी बेस पर, ठीक है, ये हमारा AC इनपुट है। ठीक है, और हमारा जो आउटपुट होता है वो हम लेते हैं कलेक्टर से, और इमिटर हमारा ग्राउंड होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉमन इमिटर का बेसिक सर्किट है। तो अब हमें एक बात पता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी हुई होंगी, आउटपुट कैसे लेंगे, DC सोर्सेज होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो इसका जो एक्चुअल सर्किट है ना वो ये है। ठीक है, कॉमन इमिटर एम्पलीफायर का। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से हैं चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ का क्या मतलब है। हमें एक बात पता है, अभी हम ऐसा सर्किट पढ़ रहे हैं जिसके ऊपर इमिटर पर रेजिस्टेंस नहीं लगी हुई। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इमिटर पर रेजिस्टेंस नहीं लगानी। ठीक है, इमिटर पर हमने एक करंट सोर्स लगाई है और साथ में एक कैपेसिटर लगाया है। ठीक है, करंट सोर्स क्यों लगाइए भाई, यहाँ पे अगर हम इसका AC एनालिसिस करेंगे तो ये करंट सोर्स ओपन हो जाएगी। ठीक है, और ये जो कैपेसिटर है ये हमारे पास होता है बायपास कैपेसिटर। बायपास कैपेसिटर का मतलब क्या है कि ये इमिटर को ग्राउंड करने के काम आएगा। जैसे ही हम इसका AC एनालिसिस करेंगे तो AC में हमने क्या बात की, सारी सोर्सेज हट जाती हैं, करंट सोर्स हट जाएगी यहाँ से। ठीक है, और वो DC से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, VEE है ना नीचे, उससे डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है ये शॉर्ट हो जाता है AC में, तो ये जैसे ही शॉर्ट होगा तो इमिटर डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ है, आपने याद रखनी है। ठीक है, कलेक्टर पर वैसी रेजिस्टेंस लगी हुई जैसे लगी हुई होती है। हमने देखा था अभी बेसिक जो सर्किट है कि उसमें आउटपुट हम लोग कलेक्टर से लेते हैं, तो यहाँ पे हमने कलेक्टर पर एक आउटपुट RL लगा दिया है और बीच में CC2 एक कैपेसिटर लगाया है। वो जो कैपेसिटर होता है वो हमारे पास होता है डीकपलिंग कैपेसिटर। इसका काम क्या होता है कि भाई लोड जो है ना उस पे AC देना, मतलब कि ये जो RL लगा हुआ है ना, ये RL पर जब ही कोई ना कोई आउटपुट आ पाएगा जब ये AC एनालिसिस होगा। मतलब कि कैपेसिटर ओपन होगा DC में, मतलब RL जो है उसमें DC में कोई भी यहाँ पे आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, जब AC एनालिसिस करेंगे तो ये जो CC2 है कैपेसिटर है, हमने ये बात की थी कि सारे कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएंगे, तो ये शॉर्ट हो जाएगा तो यहाँ पे आउटपुट आएगा। ठीक है, तो डीकपलिंग का मतलब ये होता है कि लोड पर सिर्फ AC देना है हमने, सही है, और आउटपुट जो है वो हमारा वहाँ से V0, मतलब कि वो आउटपुट आ जाएगा। अब आउटपुट किसी रजिस्टर के ऊपर ही लेते हैं ना, तो वो लोड रजिस्टर लगा हुआ है, सही है।
इसी तरीके से भाई हमने बेस पर एक रेजिस्टेंस लगाई हुई है और हमें बताया कि हमने बेस पर इनपुट देना है, तो वो रेजिस्टेंस के पीछे हमने वी सिग्नल दिया है जो कि हमारा इनपुट है। अब देखें इनपुट अगर हम लैब में देखें ना तो हम लोग कैसे देते हैं भाई, फंक्शन जनरेटर से दे रहे होते हैं ना एसी इनपुट, ठीक है। हमारे पास कोई सोर्स नहीं होती है एसी इनपुट के लिए, तो वो जो फंक्शन जनरेटर होता है ना उसके अपने अंदर भी कुछ रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। तो हमने वी सिग्नल के साथ हमेशा एक आर सिग्नल आएगा, ये बात याद रखें, हमेशा हमेशा ऐसा हो ही नहीं सकता कि आर सिग्नल ना आए, क्योंकि जब भी हम एसी इनपुट देते हैं, ठीक है, तो उसकी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होती है, ठीक है। तो आर सिग्नल ये हो जाएगा। और हमने क्योंकि यहाँ पे जो हम इनपुट देते हैं ना उसमें कुछ एसी पार्ट भी होता है, कुछ डीसी पार्ट भी होता है, तो उन दोनों को अलग अलग करने के लिए हम लोग यहाँ पे कपलिंग कैपेसिटर लगाते हैं जो कि CC1 है, ठीक है। ये CC1 का काम क्या होगा भाई, जब ये इसके पास से डीसी गुजरेगा ना तो ये ओपन होगा, मतलब आगे ये डीसी को नहीं जाने देगा, ठीक है। और जब एसी जाएगा तो ये शॉर्ट हो जाएगा, सही है। तो ये जो है ना इन दोनों सिग्नल्स को आइसोलेट करने के लिए यूज़ होता है। अब ये हमारा बेसिक सर्किट है, ठीक है। अब हमें चीज़ों को समझना है कि भाई जब सवाल गिवन होगा ना तो ये CC1 RB RC ये सारी चीज़ें मतलब इनकी ना वैल्यूज़ गिवन हुआ करेंगे आपको, ठीक है। कैपेसिटर का काम सिर्फ ओपन और शॉर्ट होने का है, उसका आपका न्यूमेरिकल से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मतलब कि आपको नहीं है कि आप उसके कोई वैल्यूज़ जो है उसको यूज़ करें, कुछ करें, ठीक है। आपको सिंपल क्या करना है, इनको ओपन और शॉर्ट सही तरीके से करना है। आपके पास करंट सोर्सेज और ये सारी चीज़ें इनकी वैल्यूज़ गिवन होंगी, जो रिक्वायर्ड क्वांटिटीज़ है वो फाइंड करनी है। सबसे पहले डेरिवेशन करेंगे और चीज़ें देखेंगे कि हमें कैसे फाइंड करना है। तो अब हम इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए सबसे पहला काम, जब हमें कोई भी सर्किट गिवन होगा तो पहला काम हमने डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट्स निकालने होते हैं। डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट्स हम यहाँ पे लिख देते हैं और उसका सर्किट किस तरीके से बनाना है हम वो देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को उसको सॉल्व करना आता है, उस सर्किट को आप लोगों को पहले से ये बात पता है, ठीक है। कैसे करेंगे भाई, हमने बात की थी सारे कैपेसिटर को ओपन करें, CC1 को ओपन करेंगे वो सारा पार्ट हट जाएगा, CE को ओपन करेंगे ये सारा हट जाएगा, CC2 को ओपन करेंगे RL हट जाएगा, ठीक है। तो मैंने सिंपल RC बनाया है, बीच में ये नीचे करंट सोर्स लग गई, यहाँ से VEE कनेक्ट हो गया, ठीक है। डीसी सोर्सेस को नहीं हटाइएगा, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा देखिए आगे CC2 वाला पूरा पार्ट मैंने नहीं बनाया, वो भी नहीं बनाया, सिर्फ R भी यहाँ पे मैं बनाऊंगी क्योंकि पीछे वाला पार्ट भी पूरा ओपन होगा जब CC1 तो वो हट जाएगा। ये सर्किट आपके पास बन गया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इमिटर करंट आपको पहले से गिवन होगा, जो करंट सोर्स लगी हुई ना ये इमिटर करंट ही होगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई वोल्टेज ना भी गिवन हो तो आप इस सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं, ये हमें सॉल्व करना आता है पहले से। दूसरा क्या चीज़ है भाई, दूसरी चीज़ ये कि आपने कोई भी एक मॉडल यूज़ करना होगा ना अपने सर्किट में, या तो हाइब्रिड पाई मॉडल यूज़ करेंगे या तो टी मॉडल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उनके आपको पैरामीटर्स निकालने पड़ेंगे। अब देखिए उन पैरामीटर्स के लिए तो हमने पहला जो है ना वो स्टेप किया था, IC IB IE आपको पहले स्टेप से पता चल जाएंगे। थर्मल वोल्टेज की वैल्यू कांस्टेंट होती है, आपने GM R पाई RE निकालने हैं, ठीक है। आपके पास अगर हाइब्रिड पाई मॉडल जो है आप यूज़ करने वाले हैं, और वो कब यूज़ करते हैं जब इमिटर पर रेजिस्टेंस नहीं होती, तो आप सिर्फ GM और R पाई निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि उसका जो मॉडल है ना उसमें सिर्फ यही दो चीज़ें। और अगर आप टी मॉडल यूज़ करने वाले हैं तो आप GM और R ही निकालेंगे। अब देखिए तीसरा स्टेप आपके पास क्या है, आपको जो है ना AC मॉडल बनाना है। AC मॉडल बनाने के लिए हमें ये बात पता है, हम लोग क्या करते हैं भाई, DC जो सोर्सेज होती हैं उनको एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो हमारे पास AC मॉडल बन जाएगा। टोटल हमारे पास यहाँ पे 3 काम है, ठीक है। तो वो 3 काम मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें, आप थोड़ी सी भी गलती ना करें, पहले स्टेप में तीसरे स्टेप में कन्फ्यूज़ नहीं होएगा, ठीक है। सिंपल आपने क्या करना है भाई, DC सोर्सेज को एलिमिनेट करना है। किस तरीके से करना है, 3 काम आपने करने हैं, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देना है, ठीक है, और आपके पास करंट सोर्स को ओपन कर देना है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ DC वोल्टेज सोर्स आपके पास शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है, और आपके पास जो करंट सोर्स है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। और फर्स्ट स्टेप में आपने कैपेसिटर्स को ओपन किया था, अब आप कैपेसिटर को शॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो आपके पास AC मॉडल बन जाएगा। अब मैं यहाँ पे इसका AC मॉडल बना रही हूँ, ये शॉर्ट होगा तो सिंपल मैं यहाँ पे R सिग्नल बनाऊँगी, V सिग्नल बनाऊँगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने V सिग्नल बनाया, सबसे पहले V सिग्नल होता है तो उसके साथ R सिग्नल लाजमी होता है, ठीक है। ये मैंने R सिग्नल बनाया, इसके आगे एक कैपेसिटर लगा हुआ था ये वाला, ठीक है, ये मैं शॉर्ट कर रही हूँ, मतलब कि मैं सीधी लाइन बना दी, ठीक है। अब देखिए आगे आपके पास R भी बना हुआ है, वो मैं एज इट इज़ बनाऊँगी। यहाँ पे नीचे मैंने उसको ग्राउंड कर दिया, जो जैसा था वैसे ही, ठीक है। सिंपल यहाँ से ट्रांजिस्टर, ऊपर यहाँ पे हमारे पास
कलेक्टर और नीचे एमिटर। यहाँ पे हमारे पास करंट सोर्स है, ये ओपन हो जाएगी तो ये हिस्सा हट जाएगा पूरा। कैपेसिटर शॉर्ट होगा तो सिंपल यहाँ पे एक शॉर्ट पाथ मतलब सीधी लाइन कनेक्ट होगी और वो कैपेसिटर नीचे से ग्राउंड था तो मैंने सीधा ग्राउंड कर दिया। अब ये चीज़ बनाऊँगी मैं, यहाँ पे RC बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास RC बन गया, ठीक है। अब देखिए सिंपल क्या होगा, ये कैपेसिटर जो है यहाँ से हम लोग इसको शॉर्ट करेंगे और जो है ना RL कनेक्ट कर देंगे और ये नीचे से ग्राउंड है और ये हमारे पास, अच्छा देखिए ये VCC है ना, ये भी हमारे पास क्योंकि DC सोर्सेज बंद करनी है हमने तो ये हमारे पास जो है ना शॉर्ट हो जाएगा। अब मैंने ना वहाँ पे ग्राउंड कनेक्ट किया है तो मैं आपको इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देती हूँ कि ये ग्राउंड कैसे हो रहा है, ठीक है। ये ऐसे हो रहा है कि आपके पास यहाँ पे सोर्स लगी हुई थी, ठीक है, सोर्स हमने शॉर्ट करनी है, मतलब कि सोर्स क्या होती है, सोर्स होती है पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। VCC पॉजिटिव है ना तो ऊपर से नेगेटिव तो वो ग्राउंड से ही कनेक्ट होता है ना हमेशा, देखें V सिग्नल का नेगेटिव भी ग्राउंड से कनेक्ट है, तो जैसे ही वो शॉर्ट हुई चीज़ तो ऊपर तो उसके ग्राउंड कनेक्ट है, तो ये कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। तो ये ऊपर से हमने इसलिए VCC को ग्राउंड कर दिया। सिंपल ये हमारे पास AC मॉडल बन गया। अब इस AC मॉडल की मदद से ही हम लोग इसका स्मॉल सिग्नल मॉडल बनाएंगे। एक मॉडल बनाना होता है या तो हाइब्रिड या तो T मॉडल, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे इमीटर के ऊपर रेजिस्टेंस नहीं लगी हुई, AC मॉडल में देख लें इमीटर के ऊपर रेजिस्टेंस नहीं लगी हुई, ठीक है, तो हम लोग क्या बनाने वाले भाई, हाइब्रिड पाई मॉडल। अब हम वो देख लेते हैं कि किस तरीके से बनाना है, ठीक है। अच्छा भाई देखिए सिंपल यहाँ पे मैंने ऊपर AC मॉडल बना लिया। अब मैं इसको देखकर ही अपना स्मॉल सिग्नल मॉडल बनाऊंगी। हम लोगों ने हाइब्रिड पाई मॉडल सेलेक्ट किया है, क्यों किया है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले आप वैसा ही सर्किट बना लें, ठीक है, पहला काम आपने यही करना है, आप वो जो मॉडल है वो बना लें, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा कि किस तरीके का दिखता है ये, कहाँ पर कौन सी चीज़ जो है लगी हुई है, ठीक है। करंट सोर्स लगी हुई है यहाँ पे, नीचे हमारे पास एमिटर होता है, ठीक है। जो जो चीज़ें मौजूद है वो आप लिख लें। अब आप ये सोचेंगे अभी हम करंट सोर्स में कौन सी वैल्यू रखेंगे, तो आपको वो वैल्यू रखनी होगी जिसके सवाल में आपको जो है ना मतलब लग रहा है कि आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो वो सर्किट सॉल्व करते वक्त हमें सही से पता चलेगा। अब देखिए ये हमारे पास IB हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा IC और ये हमारे पास हो जाएगा एमिटर करंट, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे मैं जो है ना ये बेस लिख दिया, ये हमारा कलेक्टर है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो करंट सोर्स की दो वैल्यूज़ हैं, तो मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पे दोनों लिख रही हूँ, ठीक है, GM-VBE और बीटा IB, जो भी हमें यूज़ करनी होगी हम वो यूज़ कर लेंगे, ठीक है। ये हमने लिख दी। अब देखिए सिंपल अगर हम गौर से देखें ना तो ये हमारे पास जो बेस पे चीज़ें मौजूद है ना, आपने वो इस मॉडल में बेस में लगा देनी है। बेस पे मेरे पास R भी मौजूद है, मुझे पता था मॉडल की बेस कौन सी है, मैंने उसके ऊपर सिंपल R भी कनेक्ट कर देना है, ठीक है। आपने AC मॉडल को देख देख के बनाना है। आपके पास जो AC मॉडल है उसमें R भी कनेक्ट था, तो मैंने इस मॉडल में भी बेस के ऊपर R भी कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये RB कनेक्ट हो गया। अच्छा देखिए RB के पीछे हमारे पास R सिग्नल कनेक्ट है, तो मैंने यहाँ पे R सिग्नल कनेक्ट कर दिया और उसके साथ ही V सिग्नल था तो मैंने यहाँ पे V सिग्नल बना दिया, ठीक है। और V सिग्नल नीचे से ग्राउंड था, तो ये चीज़ें हमने बिल्कुल एज इट इज़ बनाई, सही है। अब देखें अगर हम कलेक्टर की बात करें तो कलेक्टर पर एक रेजिस्टेंस मौजूद है और वो ग्राउंड है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिंपल क्या किया कि वो यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाई और उसको ग्राउंड कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से कलेक्टर पर हमारे पास एक और रेजिस्टेंस लगी हुई है जो कि RL है और वो भी नीचे से ग्राउंड है। और ये देखिए ये वही नोड है जिस पर RC कनेक्ट है, तो ऊपर से ही हमने बनाना है और उस पर RL कनेक्ट कर देना है, ठीक है। और नीचे से हमने उसको ग्राउंड कर दिया और RL के ऊपर यहाँ पे V0 है। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बताती हूँ, वो ये कि जो करंट सोर्स है ना, करंट सोर्सेज की अपनी रेजिस्टेंस भी होती है इंटरनल, ठीक है। तो यहाँ पे वो इंटरनल रेजिस्टेंस भी हमने बनानी है और जो कि हमारे पास होती है R0, ठीक है। तो ये भी एक पैरामीटर है। अब देखिए सिंपल एमिटर यहाँ पे नीचे से ग्राउंड है, तो एमिटर को हमने यहाँ से ग्राउंड कर दिया। ये हमारे पास जो है ना स्मॉल सिग्नल मॉडल बन चुका है इस सर्किट का। इस तरीके से हमें बनाना होता है, ठीक है। अब हम इसमें से अपनी चीज़ें जो हैं वो फाइंड करते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने ना चौथे स्टेप तक सारा काम कर लिया है। हमारे पास पांचवा स्टेप क्या होता था, हम लोग अगर रिकॉल करें, आपको जो है ना ये चीज़ें फाइंड करने को दी जा सकती हैं। वोल्टेज गेन देख लेते हैं अभी क्या होता है, ठीक है। इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस, ठीक है, जो कि अभी हमने जो सर्किट बनाया ना हम उसी में से ये चीज़ें निकालेंगे, ठीक है। उसको ड्राइव करेंगे उनके फॉर्मूलाज। वोल्टेज गेन में हमारे पास दो तरीके के गेन होते हैं, एक होता है पार्शियल गेन और एक होता है कंप्लीट गेन। ये भी आपको सवाल में ही कहा जाएगा, आप पार्शियल निकालें या कंप्लीट निकालें, ठीक है। सबसे पहली चीज़ हम लोग निकाल लेते हैं, ड्राइव कर लेते हैं इनपुट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है।
अब देखिए इनपुट रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होती है, इनपुट की रेजिस्टेंस, मतलब कि हमारे पास ये क्या होता है कि भाई आर सिग्नल को हटा के इनपुट पर जितनी भी रेजिस्टेंस है वो आपके पास इनपुट रेजिस्टेंस है, ठीक है। मतलब कि जो बीच वाला ग्राउंड है ना, इससे पहले तक का आपका इनपुट है, ठीक है। तो इनपुट और ग्राउंड के दरमियान की जो रेजिस्टेंस है, किसको हटा के, आर सिग्नल को हटा के। क्यों? क्योंकि आर सिग्नल सर्किट का पार्ट नहीं है, ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, सर्किट का पार्ट नहीं है ना, ये फंक्शन जनरेटर की अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। तो सिंपल यहाँ से देखना है आपने, आर सिग्नल को नहीं देखना बल्कि इधर से देखना है, ठीक है। मैं एरो बना दिया, यहाँ से इसके आगे से जो बीच वाला ग्राउंड है ना वहाँ तक हमारे पास आर इन है, ठीक है। अब अगर गौर से देखें तो यहाँ पे आर इन कैसे निकालेंगे, आर बी है पैरेलल आर पाई के साथ, ठीक है। पैरेलल कैसे भाई, आर बी और आर पाई देखिए ऊपर वाली नोड से कनेक्टेड है, ठीक है, और नीचे दोनों ग्राउंड है, ठीक है। तो दोनों की ऊपर नीचे की नोड सेम है, तो आर बी पैरेलल आर पाई हमारे पास क्या हो जाएगा, आर इन का फॉर्मूला। अब हर सर्किट जो है ना वो अलग अलग होता है, आपको किसी सर्किट में 2 रेजिस्टेंस गिवन होंगी बेस पर, तो आपके पास सिंपल सी बात है, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, डेरिवेशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा भाई एक और चीज़ होती है हमारे पास, एक होती है आर आई बी। आर आई बी क्या होता है, बेस की रेजिस्टेंस, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, बेस की रेजिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास आर पाई, ठीक है। तो आर बी पैरेलल आर आई बी कह सकते हैं हम लोग, ये जो आर इन है ना इसको आर बी पैरेलल आर पाई भी कह सकते हैं और आर बी पैरेलल आर आई बी भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आर आई बी आर पाई ही है बेस की रेजिस्टेंस, सही है। तो इस दोनों तरीक़ों से लिखा जा सकता है। अब देखें दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है भाई, आउटपुट रेजिस्टेंस। जिस तरीके से इनपुट रेजिस्टेंस होती है, इनपुट की रेजिस्टेंस आउटपुट की रेजिस्टेंस ग्राउंड तक, ठीक है, बीच वाले ग्राउंड तक आउटपुट की रेजिस्टेंस है, जिसे हम आर आउट से डिनोट करते हैं। अब देखिए जिस तरीके से हमने आर सिग्नल को वहाँ से एक्सक्लूड किया, यहाँ से हमें आर एल को एक्सक्लूड करना पड़ता है, क्योंकि लोड जितना भी हो भाई वो सर्किट का उस तरीके से वो नहीं है, ठीक है। तो आपने सिंपल क्या करना है, आर एल को एक्सक्लूड भी करना है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया एक्सक्लूडिंग आर एल। आर एल को इंक्लूड नहीं करना, आपने एरो बनाना है आर एल के पीछे से। एक और चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि आपने जब आर आउट निकालना है तो वी सिग्नल को भी ज़ीरो करना है, ठीक है। मतलब कि आपके पास, आपको ये बात पता है ना, थेवेनियन रेजिस्टेंस हम लोग जब निकाला करते हैं इक्विवेलेंट, तो कोई सोर्स नहीं लगी होनी चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पे लिखा है, वैसे ये ना भी लिखें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आर आउट सिंपल यहाँ पे पीछे से हम लोग देखेंगे आर एल के, ठीक है, आर नॉट पैरेलल आर सी, ठीक है, ऊपर नीचे की दोनों नोड्स जो है वो सेम है दोनों की, ठीक है। तो आर आउट किसके बराबर हो जाएगा, आर नॉट पैरेलल आर सी के। सिंपल ये हमारे पास आउटपुट रेजिस्टेंस निकल के आ गई। तीसरी चीज़ हमने क्या निकालनी है भाई, गेन निकालनी है। अब गेन देख लेते हैं किस तरीके से आएगा। अच्छा तो देखिए गेन के लिए यहाँ पे सिंपल मैं लिख रही हूँ वोल्टेज गेन, ठीक है। वोल्टेज गेन हमारे पास होते हैं 2 तरीके के, ठीक है, एक होता है पार्शियल गेन और एक होता है कंप्लीट गेन, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है पार्शियल गेन और कंप्लीट गेन। पार्शियल गेन को हम लोग ए वी से डिनोट करते हैं, ठीक है, और जो कंप्लीट गेन होता है उसे हम जी वी से डिनोट करते हैं। अब देखिए पार्शियल गेन क्या होता है, पार्शियल गेन में आपने वी सिग्नल को हटा के आपके जो आउटपुट का जो रेशियो है वो इनपुट के साथ, ठीक है, वी सिग्नल को हटा के, ठीक है, मतलब कि वी नॉट अपॉन वी इन, ठीक है, आर इन पर ही आप वी इन देखेंगे, तो वी नॉट अपॉन वी इन आउटपुट का रेशियो इनपुट के साथ पार्शियल गेन कहलाता है। और पूरा गेन कंप्लीट गेन, मतलब कंप्लीट सिग्नल कैसे होगा, जब आप पूरे सिग्नल को देखेंगे जो आपने वी सिग्नल दिया है, तो वी नॉट अपॉन वी सिग्नल होता है आपके पास कंप्लीट गेन। अब हमें ना इनके फॉर्मूलाज ड्राइव करने हैं, क्योंकि हमारे पास वी नॉट, वी एन, वी सिग्नल ये सब नहीं गिवन होगा, आपको रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ गिवन होती है, ठीक है। तो सिंपल हमने यहाँ पे जो चीज़ें देखी थी वो यहाँ पे मैं बना रही हूँ। आर इन आपके पास यहाँ पे था, यहाँ पे आपके पास था आर आई बी, ठीक है। अब हमारे पास 2 फॉर्मूलाज रह गए ड्राइव करने को। यहाँ पे हमारे पास था आर आउट, ठीक है। अच्छा भाई देखिए सिंपल हमारे पास ए वी बराबर होता है वी नॉट अपॉन वी एन के। मैंने यहाँ पे एक अपोजिट करंट सपोज कर लिया आई नॉट, वैसे ये आई नॉट पीछे बनेगा आई सी के बिल्कुल बाद, ठीक है। तो आई नॉट बराबर होगा नेगेटिव आई सी के, जो उल्टा करंट है ना आई सी से वो आई नॉट है आपके पास, ठीक है। आपके पास आई नॉट जो है वो इन तीनों रेजिस्टर्स पर जाएगा, ठीक है। सिंपल क्या होगा कि आपके पास वी नॉट निकालना था आपको, वी नॉट किसके बराबर हो जाएगा, वी इक्वल्स टू आई आर के बराबर होता है, ठीक है। आर तीनों पैरेलल है आपस में और उसके ऊपर जो करंट जा रहा है वो आई सी का उल्टा है, ठीक है, आई सी का नेगेटिव है, मतलब कि हमने खुद से सपोज किया आई नॉट है, तो मैंने आई नॉट की जगह सिंपल क्या किया, नेगेटिव का आई सी लिखा है। मैंने गलती से आई सी तो आई नॉट थोड़ा सा आगे बना दिया, ठीक।
अब देखिए सिंपल आपके पास आई सी जो है या तो वो जी एम वी बी ई के बराबर है या तो वो बीटा आई बी के बराबर है। मैं यहाँ पे जी एम वी बी ई वाली टर्म लूँगी क्योंकि मुझे यहाँ पे वी एन लाना है, ठीक है। एवरेज जो हमारे पास ए वी है ना वो उसमें वी एन की टर्म है, तो जी एम वी बी ई मैंने लिख दिया है ताकि यहाँ पे वोल्टेज आ सके। सही है। अब देखें क्या होगा, इसको देखिए माइनस जी एम वी बी आर नॉट आर सी आर एल। वी बी किसके बराबर है, वी एन के बराबर है। कैसे, आर एन पर हमारे पास होता है वी एन, ठीक है। ये जो आर एन है ना इस पर वी एन है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया वी एन। अब वी एन पैरेलल में सेम होगा ना, जो इधर है वही इधर है, तो वी एन और वी ई भी आपस में बराबर है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वी एन बराबर है वी बी ई के, तो सिंपल वी बी ई की जगह क्या आ जाएगा, हमारे पास वी एन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया वी नॉट इक्वल्स टू माइनस जी एम वी एन, ठीक है। आर नॉट पैरेलल आर सी पैरेलल आर एल, ठीक है। अब मैं वी इनको उधर ले जाऊंगी वी नॉट के पास, तो मेरे पास ये जो है ना वोल्टेज गेन, पार्शियल वोल्टेज गेन का फॉर्मूला निकल के आ गया, माइनस जी एम आर नॉट पैरेलल आर सी पैरेलल आर एल। अब ये सर्किट अगर आपको गिवन होता ना, ठीक है, उनकी वैल्यूज़ भी बेशक गिवन होती, तो ये आप ड्राइव करके बताते कि भाई ये ऐसे होगा, ठीक है। ऐसे ही नहीं आया, इस तरीके से आया है। ये आपके पास जो है ना पार्शियल गेन का फॉर्मूला हो गया। अब हमने कंप्लीट गेन निकालना है, अब हम वो देख लेते हैं। अच्छा, कंप्लीट गेन देखने से पहले ना एक चीज़ आपके ध्यान में होनी चाहिए। अगर आपको कहें कि भाई वेरी लार्ज लोड है, सवाल में लिखा जाए वेरी लार्ज लोड, मतलब कि आपकी जो आर एल की वैल्यू है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, ठीक है। तो बहुत बड़ा लोड है, तो वो आपके पास कहलाता है पार्शियल ओपन सर्किट, ठीक है। और आपके पास आर एल किसके बराबर हो जाएगा, इन्फिनिटी के। तो अगर आर एल इन्फिनिटी हो गया तो ये वाली टर्म यहाँ से गायब हो जाएगी। पैरेलल है ना आर सी आर नॉट के, तो वो 1/RL हो जाएगा, मतलब कि 1/इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा पार्शियल वोल्टेज गेन का माइनस जी एम आर नॉट पैरेलल आर सी। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए अगर सवाल में गिवन हो तो, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग कंप्लीट गेन निकालेंगे, मतलब मुझे एक्सप्रेशन में ना वी सिग्नल को भी शामिल करना है। तो ये जो पूरा पार्ट है ना, वी सिग्नल, आर सिग्नल और वी एन, ये बनाया आप, ठीक है। वी एन और वी सिग्नल को आपस में रिलेट करके कुछ फॉर्मूला निकालना है। तो मैंने यहाँ पे वी सिग्नल, आर सिग्नल और वी एन वाला पार्ट बना दिया है, ठीक है। अब देखिए किस तरीके से होगा। ये नीचे से हमारे पास जो है ना ग्राउंड है, सिंपल ये हमारे पास हो जाएगा भाई आर सिग्नल, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। ये हमारे पास हो जाएगा आर एन, ठीक है। और आर एन के ऊपर ही हमारे पास क्या है भाई, वी एन है, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे हमारे पास वी एन भी लिख देंगे। अच्छा, अब देखिए वी एन अगर आपको निकालना हो तो वी एन बराबर हो जाएगा, यहाँ पे वी डी आर लग जाएगा, आर एन अपॉन आर सिग्नल प्लस आर एन मल्टीप्लाई बाय टोटल, ठीक है, जो कि हो जाएगा हमारे पास वी सिग्नल, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से वी एन के एक्सप्रेशन में हम लोग वी सिग्नल ला सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो पूरा एक्सप्रेशन आया है ना, इसको आप डाल दें वो जो ये वाला फॉर्मूला निकल के आया है ना इधर, ठीक है, ताकि आपके पास वी नॉट अपॉन वी सिग्नल का एक्सप्रेशन आ जाए। सही है। तो हमने सिंपल इसको यहाँ पे रख देना है, फिर फॉर्मूला ड्राइव करना है। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ, वी नॉट अपॉन, ठीक है, आर एन अपॉन आर सिग्नल प्लस आर एन मल्टीप्लाई बाय वी सिग्नल, पूरी चीज़ बराबर हो जाएगी माइनस जी एम आर नॉट आर सी और आर एल। सही है। वी सिग्नल को यहीं पे रखें, बाकी सारी चीज़ें वहाँ पे ले जाएं, आपके पास कंप्लीट गेन का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये मैं वहाँ पे ले गई फार्मूलाज, ठीक है। और जो है हमारे पास कंप्लीट गेन का फॉर्मूला निकल के आ गया, आर इन बराबर होता है आर बी पैरेलल आर पाई से, जो कि हमें पता है, हम निकाल लेंगे। अब हम इसका एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व होते हैं, ताकि चीज़ें हमें मज़ीद सही से क्लियर हो जाएँ, ठीक है। अच्छा भाई देखिए, अब ये आपके पास ना क्वेश्चन गिवन है और ये आपके पास सर्किट है, ठीक है। इसका वैल्यूज़ वगैरह सब गिवन है। सबसे पहले तो आपको जब भी कोई क्वेश्चन गिवन हो ना, तो आपने पहला काम वही करना होता है, डीसी एनालिसिस करना होता है। डीसी एनालिसिस के लिए मैं यहाँ पे सारे कैपेसिटर्स को ओपन कर दूँगी। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डीसी एनालिसिस कर रहे हैं। ये जो सारी क्वान्टिटीज़ है ये हम आखिर में ही फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, जब हमारे पास चीज़ें होंगी। तो पहला काम आपने डीसी एनालिसिस करना है। सोर्स वगैरह को देखते ही हम लोग कैसे करेंगे, कैपेसिटर्स को ओपन कर देंगे, तो आपके पास सर्किट कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि यहाँ पे आर बी रह जाएगा, ठीक है, ये हट जाएगा, ये चीज़ हट जाएगी, ठीक है। और हमारे पास ये कुछ ऐसे बन जाएगा। यहाँ पे हमने ट्रांजिस्टर बनाया, ठीक है, यहाँ से हमने आर सी कनेक्ट किया, जो कि हमारे पास है वी सी सी 10 वोल्ट्स और आर सी 8 किलो ओम्स, ठीक है। ये हमारे पास इधर से करंट सोर्स जो है कनेक्ट होगी, कैपेसिटर तो ओपन हो चुका होगा, ये हिस्सा हट जाएगा पूरा, ठीक है। तो सिंपल हमने ये चीज़ नहीं बनानी, यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं सिर्फ करंट सोर्स 1 मिली एम्पियर, और आपको वी ई की वैल्यू भी गिवन है, ये -10 है, ठीक है, -VEE, ठीक है।
सिंपल यहाँ पे आपके पास जो है ना RB बन जाएगा और पीछे वाला पूरा पार्ट हट जाएगा। सही है, RB है 100 किलो ओम्स। अब देखिए ये आपके पास सर्किट बन चुका है, इसको आपको सॉल्व करना आता है, तो हम इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम लोग करते आ रहे हैं। मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन को बिल्कुल वैसे ही सॉल्व किया है। सबसे पहले हमारे पास जो है ना IE मौजूद था, ठीक है, 1 मिली एम्पेयर, तो हमने उसकी हेल्प से IC निकाल लिया। देखिए सबसे ऊपर बीटा की वैल्यू नहीं मौजूद थी तो आपने 100 खुद से सपोज करी। अल्फा आपके पास 0.99 आ गया, कैसे, बीटा अपॉन बीटा प्लस 1 के फॉर्मूले से। IC आपके पास बराबर हो गया अल्फा आई के, ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, 0.99 मिली एम्पेयर आ गया। आपने IB भी निकाल लिया, तीनों करंट्स आपके पास आ गए। अब आप यहाँ पे देखें VB आपके पास मौजूद नहीं है, तो आपने सिंपल IB करंट बराबर हो जाएगा, ग्राउंड से निकल के आ रहा है तो हायर पोटेंशियल माइनस VB अपॉन RB के, ठीक है। सिंपल आपने यहाँ पे VB निकालना है, तो IB भी मौजूद है और RB भी मौजूद है, आपके पास VB आ गया। अब आपने ट्रांजिस्टर को एक्टिव मोड में सपोज करना होता है, आपके पास VB का ड्रॉप आ जाएगा 0.7, आपके पास VB मौजूद है, आप VE निकाल सकते हैं सिंपल, ठीक है। तीसरा वोल्टेज रह गया बस VC, तो सिंपल आप VC कैसे निकालेंगे भाई, IC बराबर हो जाएगा VCC माइनस VC ओवर RC के, ठीक है। आपके पास सारी चीज़ें मौजूद है, 2.08 वोल्ट्स आ जाएगा। आपने कंडीशन चेक करनी है, फॉरवर्ड एक्टिव आएगी, फॉरवर्ड एक्टिव अगर नहीं आती, सैचुरेशन आता है या कट ऑफ मोड आता है, कट ऑफ मोड में तो हम तीनों करंट जो है उसको 0 कह देते हैं, मगर ये सारा काम अभी हमने नहीं पढ़ा है और हम ये पढ़ेंगे आगे कि जब सैचुरेशन और कट ऑफ मोड आ जाता है तो हमने क्या करना होता है, ठीक है। सिंपल ये आपके पास ऑपरेटिंग पॉइंट्स थे। ऑपरेटिंग पॉइंट्स का मतलब ये होता है कि तीनों वोल्टेजेस VB, VC और VE, ठीक है, असल में ये तीनों फाइंड करने पड़ते हैं, मगर आपको सवाल में भी कोई चीज़ कही जा सकती है कि भाई VC निकालो, VE निकालो या कुछ भी निकालो, तो आप इसी तरीके से फाइंड करेंगे, ठीक है। अब सिंपल करंट्स का तो काम आएगा आपके पास पैरामीटर्स में, ठीक है, जो आप पैरामीटर्स निकालेंगे, तो अब हम वो पैरामीटर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे दूसरा स्टेप करें भाई। दूसरा स्टेप क्या है, हमें पैरामीटर्स निकालने होते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया पैरामीटर्स निकालने। हमें ये बात पता है कि हमारे पास जो सर्किट मौजूद है उसके ऊपर एमिटर पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, तो हम हाइब्रिड पाई मॉडल यूज़ करने वाले हैं। हाइब्रिड पाई मॉडल के लिए मुझे सिर्फ 2 पैरामीटर्स चाहिए। एक चाहिए GM, कंडक्टेंस मेरे पास बराबर होती है I ओवर V के। वोल्टेज हमेशा थर्मल वोल्टेज ही होता है VT, और क्योंकि कंडक्टेंस कलेक्टर के ऊपर होती है तो IC ओवर VT, R पाई बराबर हो जाएगा VT ओवर का IB के, ठीक है। आपके पास करंट मौजूद है, VT थर्मल वोल्टेज की वैल्यू कांस्टेंट होती है 25 मिली एम्पेयर। आप इससे GM और R पाई की वैल्यू निकाल लेंगे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ लिख ली हैं, अब हमें इसका यूज़ करना पड़ेगा, हम कर सकेंगे आसानी से। तीसरी चीज़ क्या है भाई, तीसरी चीज़ आपने AC मॉडल बनाना होता है, ठीक है। ये सारे स्टेप्स आपके कांस्टेंट रहेंगे। AC मॉडल में आपके पास स्मॉल सिग्नल मॉडल बनेगा AC मॉडल के बाद, तो उसके लिए पहले AC मॉडल बनाना ज़रूरी है, ठीक है। सारी सोर्सेज को आपने ऑफ कर देना है और कैपेसिटर्स को शॉर्ट कर देना है। अब देखें हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपके पास जो है बन जाएगा V सिग्नल, ठीक है, प्लस माइनस V सिग्नल, और V सिग्नल के साथ R सिग्नल तो होता ही है, ठीक है, तो वो भी हमने यहाँ पे बना लेना है। R सिग्नल के बाद एक कैपेसिटर लगा हुआ था जिसको हमने शॉर्ट कर दिया, ठीक है, ये वाला कैपेसिटर था, शॉर्ट कर दिया। नीचे यहाँ पे RB बन गया भाई, RB बराबर हो गया 100 किलो ओम के, ठीक है। आगे क्या बनेगा, आगे ट्रांजिस्टर बनाया हमने भाई। ट्रांजिस्टर बनाने के बाद अगर हम देखें तो उसके ऊपर एमिटर और कलेक्टर किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पे देखें एमिटर के नीचे करंट सोर्स है, तो करंट सोर्स को आपने ओपन कर देना है, और मतलब कि वो ओपन हो जाएगी, वो पार्ट हट जाएगा, तो कैपेसिटर वाला पार्ट कनेक्ट होगा जो कि शॉर्ट हो जाएगा। कलेक्टर पर देखें तो कलेक्टर पर यहाँ पे हमारे पास RC लगी हुई है और ऊपर से ग्राउंड हो जाएगा। ग्राउंड क्यों होगा ये भी हमने देख लिया था, सोर्स शॉर्ट होगी तो वो ऊपर से ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इस कैपेसिटर को शॉर्ट किया और ये हमारे पास RL लग गया, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास V0 है। ये हमारे पास AC मॉडल बन गया। AC मॉडल के बाद हमें क्या बनाना होता है, स्मॉल सिग्नल मॉडल बनाना होता है। अब हम इसका हाइब्रिड पाई मॉडल बनाएंगे। अच्छा भाई देखिए, अब यहाँ पे मैंने इसका बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया है। एमिटर हमारे पास ग्राउंडेड है तो उसको ग्राउंड कर दिया है। IE निकल रहा है, NPN ट्रांजिस्टर है, ठीक है। IC हमारे पास आ रहा होता है यहाँ से, और IB हमारे पास भी IB भी जो है वो एंटर हो रहा होता है। बेस पर हमारे पास रेजिस्टेंस लगी हुई है RB, ठीक है, जो कि ग्राउंडेड है। ये 100 किलो ओम की रेजिस्टेंस है। सिंपल यहाँ पे हमारे पास है R सिग्नल, और ये रहा हमारे पास V सिग्नल, ठीक है। ये हमने सारी चीज़ें वैसी बना ली हैं। ये हमारे पास R सिग्नल हो गया, ठीक है।
अच्छा भाई देखें, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कलेक्टर रह गया, कलेक्टर पर RC लगा हुआ है, मगर यहाँ पे हमें एक बात पता है कि करंट सोर्स की अपनी रेजिस्टेंस भी होती है R0 का भी फॉर्मूला होता है, अभी देख लेंगे, ठीक है, इसको भूलिएगा मत, ठीक है। R0 और फिर उसके साथ पैरेलल में RC लग जाएगा 8 किलो ओम्स, और आगे हमारे पास क्या है भाई, RL है, ठीक है। तो RL भी हमने यहाँ पे बना दिया, ये RL, और यहाँ पे हमारे पास V0, ठीक है। ये हमारे पास इसका स्मॉल सिग्नल मॉडल बन चुका है। अब हम वो क्वांटिटीज फाइंड करेंगे जो हमें सवाल में कही गई हैं, ठीक है। अच्छा भाई देखिए, सबसे पहले हमें कहा गया है एवेलुएट RN विदाउट एंड विद RB, ठीक है। तो RN हमें सबसे पहले निकालना है, यहाँ पे मैंने लिख दिया RN विदाउट RB निकाल रहे हैं हम सबसे पहले। RN हमें पता है इनपुट रेजिस्टेंस होती है R सिग्नल के अलावा, ठीक है। अब अगर हम देखें तो सिंपल यहाँ पे RB पैरेलल R पाई है, ठीक है। RN का फॉर्मूला RB पैरेलल R पाई, सही। अब इन्होंने कहा है हमें RB के अलावा निकालो, तो RB वाली टर्म एक्सक्लूड कर दें, यहाँ पे सिर्फ R पाई के बराबर हो जाएगा। R पाई हम लोग पहले ही निकाल चुके थे, 2.5 किलो ओम आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास आ गया RN। अब हमें क्या निकालना है, विद RB निकालना है। तो विद RB के लिए क्या हो जाएगा, RB पैरेलल R पाई। RB की वैल्यू, बेस रेजिस्टेंस की वैल्यू सवाल में ही मौजूद है, ठीक है। तो 100 किलो ओम है हमारे पास, सिंपल हम लोग वो रखेंगे और पैरेलल में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको पैरेलल में सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 100 किलो ओम पैरेलल 25 या 2.5, आप लोग कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, ये हो जाएगा 2.43 किलो ओम, सही है। हमने RN निकाल लिया। अच्छा भाई देखिए, दूसरी चीज़ हमें क्या निकालनी थी, दूसरी चीज़ हमें निकालनी थी AV0, ठीक है। AV0 कहा गया था विद और विदाउट R0। AV0 का मतलब ये है कि AV आपके पास पार्शियल गेन होता है, AV0 का मतलब ये है कि आपने अभी लोड को इंक्लूड नहीं करना। तो सिंपल आपके पास जो फॉर्मूला होता था ना AV का, वो होता था -GM R0 पैरेलल RC पैरेलल RL। RL वाली टर्म को हमने हटा दिया यहाँ से, अभी R0 पैरेलल RC विद R0 में आ गया। अब R0 तो आपको पता ही नहीं है, R0 का भी एक फॉर्मूला होता है VA ओवर का IC। अब ये VA क्या है, VA है आपके पास अर्ली वोल्टेज, और ये जो अर्ली वोल्टेज होता है ये डाटा शीट से पता चलता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपको गिवन होगी, सिंपल VA ओवर का IC आप पहले ही निकाल चुके थे, तो यहाँ पे R0 की वैल्यू आ जाएगी और आपके पास यहाँ पे AV0 आ जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल जब आपको R0 नहीं इंक्लूड करना है, विदाउट R0 कहा गया है सवाल में, तो उसके लिए R0 वाली टर्म को एक्सक्लूड कर दिया है मैंने। सिंपल AV0 का फॉर्मूला बन गया -GM × RC, तो AV0 की दूसरी वैल्यू भी निकल कर आ गई, ठीक है। उसके बाद आपको कहा गया है कि आपने कंप्लीट गेन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया तीसरी चीज़ आपने निकालनी है GV, ठीक है। अच्छा, अब ना एक दफ़ा इस सवाल को गौर से पढ़ें, हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया है AV0 विदाउट और विद R0, ठीक है। अब आपको कहा गया है कि अगर RL जो आपका लोड है वो 5 किलो ओम हो, तो फाइंड AV इफ़ R सिग्नल इस बराबर है 5 किलो ओम के। तो हमें फॉर्मूला पता है AV का, सिंपल -GM, ठीक है, RC पैरेलल RL पैरेलल R0। आप उसी फॉर्मूले से जो है ना AV निकाल लेंगे, ठीक है। अब आपको कहा गया है आगे के फाइंड ओवरऑल वोल्टेज गेन GV इफ़ साइन वेव is to be emitted to 5 millivolts peak to peak, what is the maximum allowed peak signal, V signal peak और V not peak। आपको V in peak का दिया गया है, ठीक है। ये कहा गया है ना इस टू बी इमिटेड टू 5 मिलीवोल्ट्स पीक टू पीक, मतलब कि इतनी साइन वेव आपको दी गई है जिसकी पीक 5 मिलीवोल्ट्स है। आप V सिग्नल का पीक बताओ और V नॉट का पीक बताओ, ठीक है। तो अब हमें ये चीज़ फाइंड करनी है। अब देखिए, अब ये हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, असल चीज़ ये है। अच्छा, अब देखिए हमारे पास किस तरीके से हुआ है, मैंने यहाँ पे सिंपल कंप्लीट गेन का लिख दिया है, ठीक है। हमें पहले तो AV निकालना था, सवाल में इन्होंने कहा गया था, मगर देखिए AV यहाँ पे ना -GM R0 पैरेलल RC पैरेलल RL इसी के फॉर्मूले में आता है, तो यहाँ पे इसी के फॉर्मूले में ये निकल के आ जाएगा। तो अलग से यहाँ पे निकालें या नहीं निकालें आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। यहाँ पे RB पैरेलल R पाई RN के बराबर होता है, ये कहाँ से पता चला, ये हमने डेरिवेशन की हुई है, ठीक है। तो सिंपल आपको RN जो है हमने ऊपर निकाला है, ठीक है, 2.43 विद RB वाला रखेंगे आप, विदाउट RB नहीं रखेंगे, डेरिवेशन में विद RB होता है, ठीक है। RN और R सिग्नल आपको कहा गया है सवाल के अंदर ही कि 5 किलो ओम है, ठीक है। और AV यहाँ से आया भाई 118.2, आप बोलेंगे कैसे आया, यहाँ से आया -GM R0 पैरेलल RC पैरेलल RL, ठीक है। आपके पास कंप्लीट गेन निकल के आ गया। अब कंप्लीट गेन से हम लोग वो पीक वाला काम करेंगे कि अगर आपके पास V इन पीक 5 मिलीवोल्ट्स है, तो V नॉट की पीक क्या होगी और V सिग्नल की पीक क्या होगी, ठीक है। तो V इन की पीक गिवन है और आपको बाकी दो पीक्स निकालनी है, तो अब हम वो देख लेते हैं।
देखिए ये हमारे पास बहुत सिंपल है। वी एन बराबर हो जाएगा 5 मिलीवोल्ट्स पीक टू पीक, ठीक है। आपके पास वी सिग्नल आपको नहीं पता, निकालना है। कह रहे थे कि वी एन अगर इतना है तो वी सिग्नल की पीक कितनी है, वी नॉट की पीक कितनी है। वी एन बराबर हो जाता है आर एन अपॉन आर एन प्लस आर सिग्नल। अब बोलेंगे आप ये कहाँ से आया, तो ये हमने पिछली डेरिवेशन में वी डी आर लगाया था एक, ये वो फॉर्मूला है, ठीक है। आपको सब कुछ पता चल चुका है। वी सिग्नल आपको निकालना है, वी एन उन्होंने खुद बताया, आर एन आपने निकाला है, आर सिग्नल आपको सवाल में गिवन था, ठीक है। तो आपके पास वी सिग्नल यहाँ से निकल के आ जाएगा 15.28 मिलीवोल्ट्स, ठीक है। अब कंप्लीट गेन का फॉर्मूला होता है वी नॉट अपॉन का वी सिग्नल। अगर वी सिग्नल की पीक आ गई तो आपके पास सिंपल है वी नॉट की भी पीक ही आएगी, तो बराबर हो जाएगा जी वी मल्टीप्लाई बाय वी सिग्नल। पीछे ही आपने कंप्लीट गेन निकाला है वो रखेंगे और वी सिग्नल की पीक रखेंगे तो वी नॉट की पीक भी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से वी नॉट की पीक निकल के आ जाएगी -0.6 वोल्ट्स। तो उसी डेरिवेशन से कुछ फॉर्मूलाज आपने निकालने थे, चीज़ें निकालनी थी, ठीक है। ये आपको उसी वक्त खुद से ड्राइव करनी पड़ेंगी चीज़ें। इस तरीके से करके हमारे पास ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया है। हमने एक क्वेश्चन देखा है, हम और भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स इनकी देखेंगे तो चीज़ें हमें सही से क्लियर हो जाएंगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो से कॉमन एमिटर विथ रेजिस्टेंस करेंगे। सबसे पहले उसकी डेरिवेशन करेंगे, ठीक है, और उसके बाद इसी तरीके से एक क्वेश्चन करेंगे ताकि चीज़ें हमें सही से क्लियर हो जाए, ठीक है।